अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुश आमदीद। ये हमारा सेकंड ऑडियो है जिसमें हम लोग अपना पुराना जो एक पेपर हम कर रहे थे पीपीएससी में 2021 में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में असिस्टेंट का पेपर था, उसके 100 सवाल जो हैं वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट। लेकिन इससे पहले हम एक ऑलरेडी जो है वो 48 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और वीडियो क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक तीसरे हिस्से में भी इसको तकसीम कर देंगे। वीडियो शॉर्ट बनाने का मकसद ये है ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सुन सकें, देख सकें और आसानी से आप प्रिपेयर कर सकें। हमारे पास अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो पास पेपर से उठाए गए हैं और कौन से सवाल ऐसे थे जो कि नए सवाल उसने पेपर में डाले हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम विदा एक ऐसी वेबसाइट है जहां से पहले भी पीपीएससी यानी कि यहीं से ही सवाल लेता था, और अब भी पीपीएससी का यही पैटर्न है कि वो तकरीबन अगर 5 सवाल नहीं आ रहे हैं, 5 सवाल अगर पेपर में डाल रहा है वो कंप्यूटर के, तो कम से कम 3 से 4 सवाल वो इसी वेबसाइट से होते हैं, और एक सवाल कोई ऐसा होता है वो जर्नल सा दे देता है जो कि बहुत आसान सा होता है, या समटाइम को मुश्किल भी हो तो वो भी तकरीबन यहीं से ही आता है। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर 5 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 4 से 5 सवाल यहीं से ही आएंगे। मुश्किल ही होता है कि कोई सवाल वो किसी और वेबसाइट से उठा ले। आगे चलते हैं जी। हम इसमें पूछा गया है कि BCC ये पुराना सवाल है, और ये ईमेल से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड। जब पेपर स्टार्ट हुए थे तो उसने इंटरनेट, और जो इंटरनेट पे हमारे पास जो डिफरेंट जो फाउंडर्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके जो फाउंडर्स हैं उनके नाम उसने बहुत ज़्यादा पूछे पेपर्स के अंदर, और इसी तरीके से उसने ईमेल और इंटरनेट के पोर्शन को काफ़ी हिट किया। याद रखिएगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर या जूनियर क्लर्क की सीट्स के लिए जो पेपर होते हैं उनमें MS ऑफिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इंटरनेट और ईमेल के बारे में भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं। हमारा एक और लेक्चर की एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, तो आपने वो जब तैयार कर लेना तो आपको कल को आने वाली जो सीट्स होंगी जिसमें कंप्यूटर की रेशो ज़्यादा होती है, जैसा कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार या सब इंस्पेक्टर, ASI के पेपर्स वगैरह हो गए, इन पेपर्स में कंप्यूटर 40% तकरीबन आता है। तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप उस सीरीज़ को अगर आप तैयार कर लेते हैं। तो इसमें पहला सवाल है BCC के बारे में कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पेपर में रिपीट होता है, आपको ये सवाल आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपसे इस तरीके से पूछ लेता तो आपने इस तरीके से याद कर लेना है, और अगर वो किसी और वे के अंदर आपसे पूछता है सवाल को तो आपने उस तरीके से भी उसको याद रखने की कोशिश करनी है। उसके अलावा आपसे वो ये पूछता है कि जब हमने एक वेबसाइट को ऊपर करते हैं तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली आपने www.ppsc की वेबसाइट खोलनी है आगे, तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र चाहिए होगा जो कि गूगल क्रोम भी हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास रिक्वायर होती है। तो ये बड़ा बेसिक से सवाल थे जो दोनों उसने पूछे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसने पूछा वो पावर पॉइंट से था। उसने पूछा हुआ था कि कौन सा टैब जो है वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं होता जो लेफ़्ट साइड पे, यानी कि लेफ़्ट जो पैनल है जब हम प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं, PPT को ओपन करते हैं, पावर पॉइंट को, तो क्या चीज़ हमारे पास, कौन सी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, कौन सा टैब नहीं होता। तो हमारे पास एक्चुअली नोट्स का टैब अवेलेबल नहीं होता। तो ये सवाल भी आपने देख लेना है, इसको आपने तैयार कर लेना है। इसके अलावा कीज़ से रिलेटेड उसने सवाल पूछा कि Ctrl+N ये किस लिए यूज़ होता है। ये कोई भी विंडो नई डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, और अगर आपने पावर पॉइंट जो है उसको स्टार्ट करना हो तो आप F5 यानी कि प्रेस कर देते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह के सवालात हैं जो कि पावर पॉइंट की कुछ अलग से कीज़ हैं, एक्सेल के अलग हैं, MS वर्ड के अलग हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है, अगर देखा जाए तो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं इसके, आपको इनको बड़े तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो मेरे जो लेक्चर की सीरीज़ है जो मैंने देनी है, जिसमें मैं लेक्चर दूंगा, उसमें मैंने इसी तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करवाया कि MS वर्ड के अंदर जो जो सेक्शन बन सकते हैं उन सेक्शंस को बना के उसके 2-2 4-4 सवाल आए हुए हैं, या जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट हैं या वेबसाइट्स पे हैं, उनको हमने उस तरीके से प्रिपेयर किया और उसके लेक्चर जो हैं वो उसमें दिए जाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। हमारे पास एक और सवाल है। पीछे आपने जो सवाल पढ़ा है वो और तरह से था, यहाँ पे डू यू नो में सवाल दिया गया है वो और तरह से, इसका डिफरेंस आपने खुद देख लेना है। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा लिखने का मकसद था, और वो ये था कि ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से दोनों याद रहें, भूलें ना। अब एवरीडे साइंस के सवाल आ रहे हैं, उसमें उसने पूछा है कि टोटल बोन्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 206 होती हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होता है PPSC पे। और उसके बाद जो ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है,
तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है ब्रॉन्ज़ के बारे में, तो आपको ये सवाल भी आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं, न्यू क्वेश्चन जो आए हैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड, ठीक है। ये प्रोटॉन के बारे में है कि किसने डिस्कवरी की थी इसकी, तो ये आपको रदरफोर्ड इसका नाम है, आप इसको देख लेंगे। इन पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इसलिए आपको ये मैं मतलब सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि इन पोर्शंस को आपने लाजमी करना है कि डिस्कवरीज़ हैं जो, या कोई आलात वगैरह हैं जो मेजरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो, उनसे रिलेटेड सवाल पीपीएससी कभी भी नहीं छोड़ता, उनसे रिलेटेड सवाल लाजमी पूछता है। या इवन आपको भी पता होना चाहिए कि फ़लाँ साइंस जो है, फ़लाँ किस्म की स्टडी की साइंस कौन सी है, तो वो ये चीज़ लाजमी पेपर के अंदर ये भी पूछता है वो आपसे। तो ये भी आपने ये 2-3 नंबर अपने जहन में रखने हैं। आगे देखें, ये सवाल आ गया, मैंने अभी बात ही की है तो आगे सवाल ही एक्चुअली यही था, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था, लेकिन आगे सवाल भी 56 यही आ गया हमारे पास। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे पूछा गया है आपको, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन एंड नेचर ऑफ डिजीज़ के बारे में पूछा गया। तो अब ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन डाला है उसने, पहले ये कभी भी ये सवाल पेपर में नहीं आया हुआ। तो आपने इस तरह के सवाल जो हैं जो डिजीज इसके डिफरेंट साइंस की स्टडीज़ के बारे में सवाल पूछता है, इस पोर्शन को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आगे चलते हैं, ये भी देख लें, ये भी उसी से ही रिलेटेड सवाल है तकरीबन। लिविंग एनिमल्स के अंदर जो डिजीज़ को स्टडी किया जाता है उसके बारे में जो है वो उसने सवाल पूछा हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो इंसेक्ट्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको जो है वो अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। और जो ये अभी ये सवाल आ रहे हैं, हो सकता है कि यही सवाल कल को 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, या साल डेढ़ के बाद ये सवाल रिपीट करे। तो आपने इन सवालों को अभी से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और सवाल है, ठीक है। उसमें जो है वो उसने हाईएस्ट पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा होगा एक्सेलरेशन के लिए फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, लेकिन ये पहली मरतबा पीपीएससी में है, तो आपने इसको जो है दोनों चीज़ें याद रख लेनी है, वो फिगर भी याद रखना है और ये डाउनवर्ड जो है वो भी आपने पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा जो है आपके पास एक और सवाल है जो उसने थियरी है ह्यूमन लाइफ के बारे में, ठीक है। तो ये जो उसने पूछी हुई है, किसने दिया था कंसेप्ट, किसने इसको स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में सवाल है। ये भी बड़ा यूनिक और डिफरेंट सवाल उसने डाला है इस दफ़ा, तो आपको इन सवालों के बारे में भी आपने अपने जहन में रख लेना है। आगे चलते हैं हम, हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन 14 to 16 मार्क्स जो है वो इन पेपर्स में दे रहा है। कॉफ़ी का अच्छा, ये एनालॉजीज़ है ये, ठीक है। इसमें जो है वो 4 वर्ड्स दिए होते हैं आपको, पहले का दूसरे के साथ लिंक बन रहा होता है और तीसरे का चौथे के साथ बन रहा होता है। वो करता क्या है, वो आपको ये 3 वर्ड्स दे देता है, नीचे चौथा ऑप्शन डाल देता है, वो कहता है कि इसको जो है ना वो आपने करना है। तो ये एनालॉजीज़ हैं, आपने इनको इसी तरीके से जो है वो याद कर लेना है। इनका जो पेयर बन रहे होंगे, इनको आप पेयर ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में भी समझ सकते हैं, बेहतर इनकी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इनको हम कहते हैं, या इनको हम एनालॉजीज़ कहते हैं। तो आपने इसको इस तरीके से कर लेना। इन क्वेश्चंस के बारे में मज़ीद डिटेल जो है वो इंशाल्लाह एक हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे बड़ी जल्द। हमारा जो है वो चैनल पे लेक्चर्स हो रहे हैं जो इंग्लिश के, उनके साथ ही इनको बीच में स्टार्ट करवाया जाएगा, जो कि वहाँ पे आपको एनालॉजीज़ तैयार करवाए जाएंगे और आपको पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह जो है वो भी अलग से करवाए जाएंगे, ताकि आपकी ये पोर्शन भी कवर हो जाए पीपीएससी में। तो ये 2021 के जो सवाल हैं उसमें जितने भी इंग्लिश के सवाल आए हैं उस पर भी मैडम के लेक्चर होने हैं अभी, तो वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह इसमें डिटेल में जो है वो बताएंगे। मैं अगर इसकी डिटेल में गया तो लेक्चर इस तरह बहुत ही लंबा होने के चांसेस हैं। और याद रखिएगा, पीपीएससी का जो नया पैटर्न है उसमें 1 नंबर का सवाल वो लाजमी ये डाल रहा है एनालॉजीज़ वाला, और ये उठा वो कहाँ से रहा है, वो डिफरेंट वेबसाइट से उठा रहा है, एग्जाम वीडा है वहाँ से उठा रहा है, या वो पाक एमसीक्यू से ले रहा है, ठीक है। तो ये दो वेबसाइट हैं तकरीबन जहाँ से वो ज़्यादा सवाल उठा रहा है। एक और वेबसाइट है, मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन वहाँ से भी उसने 2 दफ़ा पेपर में, यानी कि 12 या 15 पेपर हुए, तो उसमें से उसने 2 दफ़ा वहाँ से भी सवाल उठाए हैं, लेकिन वो मिलते जुलते सवाल होते हैं तकरीबन हर वेबसाइट पे। तो अगर आप इनको तैयार कर लें तो आपके ये एनालिसिस वाला पोर्शन भी अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा, और आपके 1 या 2 नंबर, क्योंकि हर पेपर में कभी 1 कभी 2 इस तरह करके वो दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा, तो आपकी 1-2 नंबर कवर हो सकते हैं। आगे उसके बाद करेक्शन पूछी गई है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या लगाना है, तो यहाँ पे इज़ लगना है, ठीक है। आपने सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस की जो है वो नेचर को देखते हुए आपने उसके मुताबिक जो है आपने क्या करना होता है, वर्ब लगाना होता है, या आपने जो एग्जैक्ट यहाँ पे वर्ड आ सकता है वो आपने लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास इज़ आएगा, तो आपने इसको जो है वो देख लेना है। आगे चलते हैं, हमारे पास प्रपोजिशन से रिलेटेड सवाल है। ये पीपीएससी का एक फेवरेट एरिया है जिसको ये कभी भी नहीं छोड़ते। जब 6-7 नंबर के भी इंग्लिश आती थी तब भी ये देते थे, और अब भी ये 2-3 नंबर की लाजमी हर पेपर में डाल रहे हैं। और हम लोग जो हैं वो इंशाल्लाह, हमारा क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है अभी बिल्कुल न्यू हम लोगों ने स्टार्ट किया था,
इंग्लिश का कोर्स जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया, उसमें पीपीएससी की इंग्लिश भी करवाई जा रही है और सीएसएस से रिलेटेड भी या इंग्लिश ग्रामर भी करवाई जा रही है। तो इंशाल्लाह उसमें अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बेसिक जो चीज़ें हम कर रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर आगे एडवर्ब वगैरह, और उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रपोजिशंस को भी बड़ी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस कम अज़ कम जो है वो 1000-1500 प्रपोजिशंस उसमें करवाई जाएंगी, और उससे जो है वो आपका प्रपोजिशन वाला मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में रूल्स के साथ आपको बताया जाएगा हर चीज़ को। इसमें जो है वो सेंड द पार्सल टू दिस एड्रेस, तो ये बड़ा कॉमन सा है, ठीक है। तो ये पहले भी मतलब जो है वो डिफरेंट वे के अंदर ये सवाल आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है उसने ज़रा थोड़ा सा और तरह से सवाल को दिया है, तो इसलिए हमने इसको नए सवाल में ही कंसिडर किया है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स जो हैं, दो वर्ड हैं, इनके फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो उसने यहाँ पे जो सवाल दिया है, यहाँ पे बिसाइड लगना था, लेकिन आपको बिसाइड और बिसाइड्स इन दोनों में वाज़े फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है नरेशंस हैं, ये बड़े कॉमन सा है, ये भी एग्जाम वीडियो से उठा के एज इट इज़ दे रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश का पोर्शन तकरीबन समझ लें कि 2 3 3 4 नंबर का वो एग्जाम वीडियो से ही उठा रहा है, जिसमें नरेशन है या एक्टिव पैसिव वाइज जो है वो यहीं से दे रहा है, और मैथ भी वहीं से आया है सारा, आपको बता दूं मैं। तो आपने इस तरीके से चीज़ों को जो है वो देख लेना है। तो उसने जो है वो ये पेपर में सवाल दिया था, आपको प्रेप इसके नरेशन की ना रूल्स एंड रेगुलेशंस याद होने चाहिए। जब आपको वो याद होंगे तो आप ये कभी भी गलत नहीं करेंगे। आगे चलते हैं हम। ये भी नरेशन से रिलेटेड सवाल है, क्योंकि नेचुरल फैक्ट था, ये एक नेचुरल सी बात है और फैक्ट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उसका आंसर तकरीबन वैसे ही रहना था। ये भी हमारे पास जो है वो 8वां सवाल इंग्लिश का नरेशन से रिलेटेड है, और फिर दोबारा हमारे पास जो नया सवाल आ रहा है वो भी नरेशन का ही। तो आपने इनके आंसर्स को देख लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद सिनोनिम्स है हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास सिनोनिम जो उसने दिए हैं, ये भी उसने पहली मरतबा ये सवाल डाले हैं, ठीक है। तो आपने इन सवालों के जवाब भी इसी तरीके से ही देख लेना है, ठीक है। तकरीबन 1 या 2 नंबर के, वो ज़्यादातर 1 नंबर का सिनोनिम आ रहा है और 1 नंबर का एंटोनिम डालता है, वरना वो सीधी क्या करता है, सिनोनिम दे देता है या एक एंटोनिम दे देता है, वरना वो दे नहीं रहा। वरना पहले तो 2 3 4 नंबर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आया करते थे पीपीएससी के पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो है वो सिर्फ 1 या 2 इस तरह देता है। सो यहाँ पे सूटेबल वर्ड लगाना था आपने, ये आपको आपने देखा कि पीछे दे लगा है, तो आपने आगे उसके मुताबिक देख के ही आगे कुछ नहीं लगा देना। आपने सेंटेंस को पढ़ना है कि सेंटेंस क्या है, कि दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस बिकॉज इट्स लोकेशन। अब यहाँ पे वो हाउस को इशारा कर रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो इट्स लगाना है, ठीक है। और आगे आपने दम लगाना है, क्योंकि वो उनकी बात हो रही है, तो इसलिए आपने ये सूटेबल वर्ड जब लगाना होता है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जब आप ये ग्रामर की चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। 5 नंबर की पंक्चुएशन जो है सीएसएस के पेपर में आती है, पिछले कुछ सालों से आ रही है। तो इसके अलावा बीए के पेपर अगर आप देते हैं तो वहाँ पर भी आती है, इसलिए ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। अब पीपीएससी ने भी 1 या 2 नंबर की, किसी पेपर में मैंने 3 नंबर की भी एक जो है ना वो पंक्चुएशन देखी है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पोर्शन के भी ख़ास ख्याल रखना है, और इसके रूल्स जो हैं वो आपने लाजमी पढ़ लेना है। मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैंने वहाँ पे कई मरतबा जो है वो 3 4 फाइलें सेंड की हैं, जिसमें जो है वो एक्सरसाइजेस भी गिवन है और रूल्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लें तो आपका वो मसला भी पंक्चुएशन वाला हल हो सकता है। आगे चलते हैं। मैं इंग्लिश को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो एक सवाल के ऊपर बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये चेंज द वॉइस, ये एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में है, ये भी एक ऐसा एरिया जो कि पीपीएससी इसमें भी जो है ना वो 1 1 नंबर 2 2 नंबर के सवाल लाजमी देता है। तो आपने इसको भी जो है वो एज इट इज़ देख लेना है और इसके रूल्स को पढ़ लेना है। आगे मैथ के सवाल है, इनमें भी मेरा समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज़ आप देख लें। एक इंशाल्लाह बहुत जल्द सीरीज़ शुरू होगी, हमारे लेक्चर की सीरीज़ होगी हमारे चैनल पे, जहाँ पे आपको मैथ के सवाल करवाए जाएंगे। और वो जो है वो कोशिश करके हम ऐसा करेंगे कि उसमें एग्ज़ाम वीडा वेबसाइट से, क्योंकि वो सवाल ले रहा है, तो वहाँ से जो है ना आपको उन्हीं सवालों के आपको आंसर्स वगैरह जो हैं वो सवाल जो है वो जो मतलब आपको वो सॉल्व करवाए जाएँ, आपको सवाल जो है वो हल कराया जाए, उनका मेथड बताया जाए। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट दिया जाएगा, फिर जहाँ से भी वो सवाल दे देगा तो आपका मैथ का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये तकरीबन 8 सवाल थे। इसमें से आप यूँ समझ लें कि 80 to 90% सवाल वो एग्जाम वीडा से ही उठा रहा है। ये देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल है, उसने दिया हुआ है, कोई डेसिमल से रिलेटेड दे देता है वो, तो कहीं पे परसेंटेज से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड। जो उसके फेवरेट एरिया हैं वो 2 3 ही हैं। एक वो वर्क वाला जो सवाल होता है कि इतने लोग, एक इतने आदमी जो हैं वो ये काम इतने दिन में कर रहे हैं, तो इतने दिन के अंदर कितने मतलब कितने आदमी वो काम कर सकते हैं। तो ये सवाल हो गया, ठीक है। ये जो प्रॉफिट लॉस वाला, ये इनका फेवरेट एरिया, एज वाला और एवरेज वाला, परसेंटेज वाला, ये जो 3 4 टॉपिक है ना इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इनसे रिलेटेड लाजमी सवाल देते हैं। लेकिन अब जो है वो आजकल फ्रैक्शन, ठीक है, और अलजबरा वगैरह से भी चीज़ें उठा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने उन क्वेश्चंस को भी देख लेना। एग्जाम वीडा साइट के ऊपर जो है वो एक पोर्शन बना हुआ है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, आपने उनको अगर देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से वो हल हो जाएंगे।
इसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है। स्पोर्ट्स का पोर्शन भी एक ऐसा है जिसमें से 1 या 2 नंबर का पेपर हर पेपर के अंदर मस्ट आता है। अब यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि फ्लाइंग हॉर्स कौन है पाकिस्तान की यानी कि स्पोर्ट्स हिस्ट्री में, तो ये समीउल्लाह खान है, ठीक है, समीउल्लाह हैं। तो ये वैसे अगर देखा जाए प्रीवियस सवाल के अंदर कंसिडर होगा, ये पहले आया ज़रूर है लेकिन ऐसे पेपर में आया हुआ है ये कि अननोन पेपर के अंदर, जो पीपीएससी मॉडल पेपर बुक है या जो रैंडम बुक्स चल रही हैं मार्केट में, उन बुक्स के अंदर जो पेपर हैं उनमें वो ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसे पेपर के अंदर कहीं पे एक दफ़ा आया है जो कि मतलब यूँ समझ लें कि जिसमें लोग पेपर कम देते हैं, या ऐसा पेपर था वो कि वो टफ़ था, वो बाहर नहीं आया उसमें लोगों के, जब लोगों की तादाद कम होती है तो ऑब्वियसली वो पेपर बाहर नहीं आता होता, पीपीएससी की बुक में भी नहीं आता था वो। तो अब उस हिसाब से जो है ना ये सवाल अगर देखा जाए तो बुक में ना होने की वजह से ये नया सवाल है, लेकिन पीपीएससी पे एक दफ़ा 2 दफ़ा ये पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब ये इसलिए भी आया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनका मुजस्समा जो है वो बहावलपुर में लगाया गया, तो वो क्या किया, जो उसमें से हॉकी वगैरह जो गेंद वगैरह चोरी हो गई उसको तोड़ दिया गया, तो इस वजह से भी ये काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा था ये सवाल। अब नया सवाल जो है स्पोर्ट्स में वो कौन सा है, ये देखें जी। उसने पूछा कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा जो है वो ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया, तो 1948 में किया। ये सवाल पहले भी आया हुआ है लेकिन वो किसी और एंगल से आया हुआ है, तो इसको अब यहाँ पे उसने घुमा फिरा के ज़रा सवाल को दिया, तो 1948 इसका आंसर है। और पाकिस्तान ने अब तक जो है वो कितने, आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल या पूरे जो ओवरऑल कितने जीते हैं, तो 10 जो है वो जीते हैं। इसमें से हॉकी में कितने हैं और बाकी कितने हैं, 8 हॉकी में है मेरा ख्याल। तो वो आपको आगे जाके बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, स्पोर्ट्स वाला हॉकी वाला पोर्शन जब आएगा उसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो कुछ उर्दू के सवाल आ गए हैं। उर्दू का जो पहला ड्रामा है अंधा सभा, वो किसने लिखा था, ये अमानत लखनवी जो है उन्होंने लिखा था। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये अक्सर पेपर्स के अंदर आया होता है। इसके बाद इबलीस की मजलिस शूरा, हमने अल्लामा इकबाल का जो पोर्शन किया था, जो लेक्चर था, उसमें मैं ये सवाल करवा चुका हूँ और उसमें मैं इसकी डिटेल भी मैंने बताई थी। तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी रिपीट होता रहता है अल्लामा इकबाल वाला। इसके बाद ये है कि जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, वो कहाँ कैद थे, ये रंगून एक एरिया है बर्मा में, ठीक है, वहाँ पर इनको कैद किया गया था। उस टाइम ये ब्रिटिश कॉलोनी थी। आपको पता होना चाहिए कि 20वें जो हैं वो मुग़ल बादशाह थे, ठीक है, आखिरी। तो ये भी सवाल काफ़ी पेपर के अंदर आता रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो तरह से पूछता है कि या तो पूछ लेता है कि आखिरी मुग़ल बादशाह कौन थे, और ये भी पूछ लेता है कि वो कहाँ पर कैद थे। तो उनकी डेथ जो है वो भी पूछी जाती है। तो ये मतलब उर्दू के पेपर्स के अंदर पूछी जाती है, जो लेक्चर के पेपर होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको मैंने इजाफी इसलिए बता दिया ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो, अगर कभी पेपर में आ जाए तो आपको ये भूले ना। आगे चलते हैं हम। सवाल नंबर 4, उर्दू में कौन सा बहुदीन ज़िक्रिया जो हैं उनका मज़ार कहाँ पर है, मुल्तान में है। ये तो बहुत आसान, इनके बारे में ये पूछा था कि कौन सी जो है ना वो ऑर्डर से सिलसिले से बिलोंग करते थे, सोहरावर्दी से बिलोंग करते थे, ये भी इनके बारे में बहुत मशहूर है। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर इनका मज़ार है उसके साथ ही शाह शमस का भी मज़ार है। तो ये 2 सवाल आपको मैंने इजाफी बताएं, आप इनको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। अब नए जो सवाल आए हुए हैं उनकी तरफ आते हैं हम। उर्दू का पोर्शन काफ़ी वो हिट कर रहा है, इस्लामियात की तरह काफ़ी टफ क्वेश्चन दे रहा है। तोता कहानी का तर्जमा किसने किया था। अब ये जो कहानी है ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उस इदारे ने शाये की थी। एक मैंने इजाफी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, नेक्स्ट टाइम पेपर में वो ये सवाल पूछ सकता है इसके बारे में। और इसके जो ऑथर थे वो हैदर बख्श हैदरी थे, ठीक है, मैंने कि तर्जमा करने वाले जो ऑथर थे जिन्होंने तर्जमा किया था वो हैदर बख्श हैदरी थे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम 88 क्वेश्चन की तरफ कि ज़रबुल मिसल को पुर करें, ठीक है। तो ये ज़रबुल मिसल दी गई है, इसको आपने पुर करना था। अगर आप कलीद उर्दू की बुक अच्छे तरीके से तैयार कर लें, कलीद उर्दू के अंदर कुछ पोर्शंस प्रोवर्ब्स का, मुहावरों का, ठीक है, ये जो मतलब ज़रबुल मिसल मुहावरे वगैरह हो गए, और उसके अलावा जो है बाकी वहाँ पे वो डिफरेंट जो चीज़ें दी हुई हैं उसके अंदर ख़ास तौर पे तरकीब के मफ़हूम वगैरह। तो अगर ये इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो आपका पेपर जो है वो उसमें जब आएगा तो होप सो कुछ पुराने सवाल 3-4 मिल जाएंगे और कुछ 2-3 सवाल वहाँ से 1-2 मिल के आपके 5-6 नंबर फिर भी उर्दू आपको दे के जा सकती है, अगर आप अच्छे तरीके से कर लें। क्योंकि अभी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट उर्दू दे रहा है, इवन वो लेक्चर के जो पेपर्स हैं उनमें से भी नहीं उठा रहा, और कभी कभार कोई सवाल वहाँ से भी उठा लेता है वो, लेकिन फिर भी वो जो है वो डिफरेंट वे के अंदर चीज़ों को लेके चल रहा है। ये ज़रबुल मिसल है कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये उजरत पसंदी और जल्दबाजी पर बोली जाती है, ठीक है, जब कोई जल्दबाजी वो करता है। तो ये उसका मतलब कि तर्जमा या उसकी जो तशरीह मैंने बताई है आपको। अब 7वां सवाल है, वो पूछता है कि अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर पाकिस्तान के किस शहर में है। अब ये कराची में है, ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए। अब ये सवाल भी पेपर के अंदर जो है पहली मरतबा आया। अब इससे रिलेटेड वो आपसे और भी कुछ सवाल पूछ सकता है। अब अंजुमन तरक्की उर्दू जो है वो 1930 में जो है ना वो मतलब इसको बनाया गया था, ठीक है। और इस इदारे से जो वाबस्ता सबसे मशहूर शख्सियत का नाम कभी अगर पेपर में पूछा जा सकता है ना, तो वो मौलवी अब्दुल हक थे।
मौलवी अब्दुल हक के बारे में और भी सवाल भी आते हैं। बाबा उर्दू हैं, ठीक है, उन्होंने शादी भी नहीं की थी, तो उनसे जब पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी उर्दू से हो गई है, ठीक है। तो इनके बारे में एक कायद अज़म ने भी एक जो है ना वो ज़बरदस्त बात की थी, वो हम नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट पेपर हम करेंगे, उसमें भी सवाल क्यों इनके बारे में आया हुआ है, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, यहाँ पे मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस इदारे का सबसे मशहूर जो रिसाला था, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अब ये सवाल एक आ गया ना, अंजुमन तरक्की उर्दू, आपको इससे रिलेटेड 3-4 सवाल जो हैं वो पता होना चाहिए। या तो वो लेक्चर के पेपर में आए हुए मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं, या वो इंपॉर्टेंट है मैंने इसलिए लिखे हैं, ये कोई फजूल नहीं लिखे गए। आपने इनको साथ में कर लेना ताकि पेपर में आए तो आपका कवर हो जाए। अब है जी, ग्रेज़ का ताल्लुक है शायरी की किस सनफ़ से है, यानी कि किस किस्म की शायरी से जो है वो ताल्लुक़ रखती है ग्रेज़। तो ये एक्चुअली कसीदे से बिलोंग करती है। और उर्दू में सबसे बड़ा कसीदा जो है वो किसने लिखा, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि लेक्चर के पेपर में सवाल आया हुआ है। तो मोहम्मद रफ़ी सोदा जो हैं वो सबसे बड़े, ठीक है, ये समझे जाते हैं। और उनके बाद जो इब्राहिम ज़ोक जो है उनका नंबर आता है। तो ये इसके बारे में 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। अब अल्लामा इकबाल जो हैं उनके बारे में एक सवाल आया कि इन्होंने कानून और बैचलर के अलावा कौन सी डिग्री यूरोप से ली थी, तो इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। तो ये सवाल भी पहली मरतबा आया, तो आपने इस सवाल को भी याद रख लेना है। बाकी जो डिटेल थी अल्लामा इकबाल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अल्लामा इकबाल वाले टॉपिक में मेरे जो लेक्चर्स हैं चल रहे हैं, एक प्रॉपर पूरी सीरीज़ है लेक्चर्स की, उसमें जो अल्लामा इकबाल का टॉपिक आप देखेंगे, चौथा लेक्चर है, वहाँ पे आपको सारा डिटेल में बताया गया। उसमें कम से कम जो है वो 30-40 सवाल उनके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब जो है अल्लामा इकबाल के सवाल हयात के बारे में है। ज़िंदा रोद पूछता है किसने लिखी है। इनके जो फर्जंद थे, इनके जो बेटे थे जवेद इकबाल, उन्होंने लिखी थी। एक करेक्शन मैं कर दूं, उस लेक्चर में मैंने गलती से 2 बीवी इनकी बोल दी थी, इनकी एक्चुअली 3 बीवियाँ थी, और ये उनकी दूसरी बीवी से जो है वो बेटे थे, ये जावेद इकबाल, ठीक है, जस्टिस। तो ये जो है इन्होंने लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसी की वजह से ये काफ़ी मशहूर भी हुए थे। इसके बारे में इजाफी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि रोज़ जो है वो एक किरदार का नाम था एक्चुअली, ठीक है, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़ारसी की शायरी जो है उसके अंदर उसको डिस्कस किया। तो आपने इस पॉइंट को भी है वो याद रखना है। ये भी याद रखना है कि ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। तो ये इजाफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको भी साथ लेके चलना है और इसको देख लेना है, और इसके बारे में जो बाकी सारी चीज़ें बताई गई हैं आपने वो भी साथ के साथ लिख लेनी है और उनको याद कर लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर पेपर में कभी इससे रिलेटेड ये चीज़ें भी आ सकती हैं। यहाँ पे इनकी दूसरी बीवी का नाम भी लिखा गया है, तो आपने वो भी देख लेना है। अब आ जाते हैं हमारे पास इस्लामियात से रिलेटेड सवाल। इस्लामियात वो बहुत टफ दे रहा है, कुछ लोग कहते हैं वो कारवान की जो बुक है वहाँ से दे रहा है, कोई कह रहा है कि जी जो जनरल नॉलेज का जो एक इल्मी कैप्सूल है वहाँ से दे रहा है। अब देखिए बात ये है कि अगर आप इस तरह के एक एक सब्जेक्ट की उनकी चीज़ों को तैयार करने के लिए आप पूरी पूरी किताबें पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर वो सही नहीं है। आप बेहतर ये है कि जो चीज़ें काम करने वाले से कि इंग्लिश है, मैथ है, करंट अफेयर्स है, उनके ऊपर काम करें आप। उसको उनके ऊपर काम करने से और जो पुराने पास पेपर्स हैं उनको कर लें तो आपका मेजर पोर्शन सारा कवर हो जाएगा, और जो नए सवाल आ रहे हैं इनको साथ साथ देखते जाएँ कि किस एरिया से दे रहा है, उनको आप करें। बाकी आप पास पेपर को करें, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और मैथ को अच्छे तरीके से आप कर लें, मैं गारंटी देता हूँ आपके 60+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। अब वो उसने बड़ा डिफरेंट सवाल पूछा कि बनु उमैया जो है उसके हुक्मरानों की तादाद कितनी है। कहीं पे कोई कहता है 14 है, कोई कहता है 15, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका 14 ही बनता है, लेकिन आप अपने तौर पे नेट से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो है इजाफी मालूमात है इनके बारे में कि ये एक कुरैश का एक मुमताज़ और दौलतमंद कबीला था, ठीक है। इसके खलीफा अव्वल कौन थे, इनका नाम दिया गया है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट टाइम कभी पेपर में वो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कुरान पाक की किस सूरत में पहले तबलीग का हुक्म दिया गया। सूरत शुरा जो है उसमें जो है वो अल्लाह ताला ने मतलब पैगम्बरों को जो है अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत देने के लिए जो है हुक्म दिया था। तो ये जो है आप इसकी आयत नंबर भी बताया गया है, और ये 26वीं जो है वो सूरत है, और मक्की सूरत कंसिडर की जाती है ये, ठीक है। 19 पारे में है, तो आपने ये भी इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। ये सारी यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप इसको देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में पूछा गया कि इनसे क्या रिश्ता था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनका पूछा गया है कि उनका आपस में जो है वो रिश्ता क्या था। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए कि ससुर जो थे, मतलब वो सवाल पूछा गया, बड़ा कॉमन सा सवाल था, लेकिन अगर देखा जाए तो सवाल क्योंकि नहीं आ रहे हैं तो ये कॉमन, हमें पता है सबको, लेकिन जो है वो अगर देखा जाए तो ये इस्लामियात में पहली मरतबा पूछा गया है। तो आपने उस पर्सपेक्टिव से इसको जहन में रखना। आगे चलते हैं। अबू हफ्स उमर बिन खिताब का लक़ब, ठीक है, फ़ारूक है, इनका उम्र के बारे में बात की गई है, और अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनके बाद इनका नंबर आता था, यानी कि खलीफा ये बने थे। तो
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वसल्लम की रहलत के बाद जो है कितनी जो ज़ोजा मुतहरात जो थी यानी कि उम्मुल मोमिनीन जो थी वो कितनी तादाद में थी, ज़िंदा थी, ठीक है, उस वक्त वो मौजूद थी? तो 9 थी, यानी कि दो की पहले डेथ हो चुकी थी। जो आप वसल्लम की जो वाइफ थी, ठीक है, जो अज़वाज मुतहरात जो थी उस वक्त कौन सी जो हैं वो मतलब ज़िंदा थी? तकरीबन 9 थी जो ज़िंदा थी, ठीक है। तो तकरीबन नहीं बल्कि श्योरली 9 थी, सॉरी। तो आपने जो है ना ये पॉइंट भी याद रखना है। इसके अलावा ये कौन कौन सी हैं, इनके नाम वगैरह आपको पता होना चाहिए। हज़रत ख़तीजा और हज़रत ज़ैनब बिनत ख़ज़ीमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं वो इंतकाल कर गई थी। उसके अलावा जो बाकी 9 वसल्लम की वफ़ात के मौके पर जब रहलत फरमाई हुज़ूर वसल्लम ने, उस वक्त वो ज़िंदा थी और उनके नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। आप इनके नाम देख लीजिएगा, इनको याद भी कर लीजिएगा और कब कब इनसे रिश्ता हुआ यानी कि मतलब शादी हुई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी आपने याद रखनी है और उनकी क्या क्या एज थी ये भी आपने एक थोड़ा सा असाइनमेंट आपका, आपने इसके ऊपर काम कर लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड 1-2 मरतबा सवाल पेपर में आ चुके हैं। ग़ज़वा बदर में मुजाहिदीन की मुहाजिरीन की सॉरी तादाद कितनी थी? 77 थी। ग़ज़वा बदर का टॉपिक हम लोग करेंगे इंशाल्लाह बड़ी जल्द इस्लामियात में। वहाँ पे आपको ग़ज़वा बदर के बारे में डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी, मुसलमानों की तादाद क्या है, कितनी थी, कैसे था, ये सारा कुछ बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे ज़रूरी मालूमात में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आपने इसको पढ़ लेना, ये भी आपके लिए बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे कुछ आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, इजाफी मालूमात दी जा रही है, आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इसको कवर कर लें। अगर पेपर में यहाँ से कोई सवाल ऐसा आ गया तो आपको वो प्रॉब्लम ना हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है कि कुरान मजीद पर अराब लगाने का हुक्म किस को दिया था इन्होंने, ठीक है। तो जिस शख्स को दिया था, जिस शख्सियत को दिया था उनके बारे में ये पूछा गया है, उनका नाम लिख दिया गया है, ठीक है, अबुल असद। और इसके अलावा इसके बारे में एक इजाफी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, इब्तदाई ज़माने में कुरान मजीद जो है वो ऐसे ही पढ़ा जाता था, नुक्ते और अराब नहीं लगाए जाते थे क्योंकि उनकी ज़ुबान जो थी वो अरबी थी। लेकिन फिर कुछ लोग जब इस्लाम में दाखिल हुए, ठीक है, उनको जो है वो बग़ैर अराब के कुरान पाक की समझ नहीं आती थी। बोल तो वो लेते थे लेकिन उनको समझ नहीं आती थी। तो हज़रत अबुल असद जो थे उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कुरान पाक पर नुक्ते और अराब जो है लगाने की किरदार फरमाई थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तारीख़ में हमें जो है वो ये देखने को मिलता है कि हज्जाज बिन यूसुफ जो थे उनके हुक्म से फिर जो है वो इन अराब की या इन कुरान पाक के ऊपर जो निशान वगैरह लगाए गए उनकी तकमील जो है वो फिर 3 लोगों ने की थी, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास पुराने पटन से सवाल जो पूछे गए हैं, जो आसान सवाल थे वो कौन से थे? ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम पूछा गया ग़ज़वा खंदक है, ठीक है। ग़ज़वा खंदक के बारे में जो है वो सूरत जो है कुरान पाक में उसमें अहज़ाब में सारा डिटेल में बताया गया है। तो ये वो सवाल था जो कि पुराने पेपर से उठाया गया है और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने खंदक जो है खोदने का मशवरा दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल है जो कि पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है यहाँ पे, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन में लिख दिया। फिर इसके बाद ये आता है कि ये हुई कब थी, इसका दूसरा नाम क्या था, ये हुई कब थी। तो ये चीज़ें जो है आपने यहाँ से पढ़ लेना है, आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट सवाल है इस्लामियात का, और वैसे भी हमारा लास्ट सवाल है कि फ़िरौन ने जब जादूगरों को फांसी का हुक्म दिया तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने फांसी को कबूल कर लिया, इन्होंने उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया था, ठीक है जी। जो जादूगर जो थे उनकी कुछ तादाद बताई जाती है। तो ये अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहें, इसी सवाल को अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी और उसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये आपके सवाल थे जी, तकरीबन 100 सवाल हमने 100 सवालों को किया है कंप्लीट। और इन सवालों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इनको जिस जिस एंगल से इन सवालों को पेपर में पूछा गया है आप उसी एंगल से इनको तैयार करें। जब आप इसको इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपको बाकी पेपर्स के अंदर भी ख़ुद ही अंदाज़ा होगा कि वो सवाल कहाँ से कैसे कैसे उठा रहा है। और अगर आप ये चीज़ अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो आपको आने वाले अगले जितने भी पेपर्स हैं उनकी बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा और उनकी तैयारी भी आपको करने में बहुत ही आसानी होगी इंशाल्लाह। सो आप इन सवालों को तैयार करें। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी एक असिस्टेंट का पेपर है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उससे रिलेटेड इंशाल्लाह हमारा दूसरा लेक्चर होगा, वो भी बड़ी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन सवालों को आप साथ के साथ लिखें, नोट करें और फिर जो है इनको आप प्रिपेयर करें। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आप कोशिश करें कि इन सवालों को आप अच्छे तरीके से लिख लिया करें, नोट कर लिया करें, ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो जहन नशीन हो जाएं। और कोशिश करें कि इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, ठीक है, लोगों तक शेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब कर सकें और मैक्सिमम लोगों को इसको लिंक जो है वो आगे फॉरवर्ड करें। और
जो वीडियो देखते हैं आप, अगर वीडियो पसंद आती है आपको, हमारा मटेरियल, हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो काइंडली आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और डिफरेंट ग्रुप्स में या दोस्तों से आप इस लिंक को ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।